साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर जो है हम लोग कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या कह सकते हैं जो भी अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और यह जो कंटेंट है, यह पीसीएस मंत्रा जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा यह जो है कंटेंट प्रोवाइड किया गया है और इसको तैयार किया है शिवम सिंह जी ने। ठीक है, इस पूरे जो नोट्स है इसको शिवम सिंह जी ने जो है तैयार किया है। और ये कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं, चाहे आपका आरओ एआरओ की परीक्षा हो या आपका पीसीएस की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आपके बनते हैं, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये नोट्स तैयार की गई है। तो इस पूरी नोट्स को हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि का पहला साक्ष्य जो है वो नौपाषाण काल में मेहरगढ़ से मिला था। 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा। छोटी जोतों एवं बढ़ते शहरीकरण ने भारत में कृषि विस्तार को कम अवश्य किया है, लेकिन आज भी भारत की आधी आबादी जो है कृषि कार्य में ही संलग्न है। खेती के प्रकार एवं प्रणालियों की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि के उपयोग, फसलों में पशुधन के उत्पादन का आकार और कृषि क्रियाएं या कृषि क्रियाओं से लगाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुप्रकारी खेती के बारे में, जिसे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं। देखिए, जिस खेत पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों तथा प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक न मिलता हो, उसे बहुत प्रकार या बहुप्रकारीय खेती कहते हैं। ऐसे फार्म को विविध फार्म भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला है विशिष्ट खेती या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। देखिए, विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है और किसान अपनी आमदनी के लिए केवल उसी एक फसल पर निर्भर रहता है। अर्थात विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त करें। तीसरा है मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन और डेयरी उद्योग भी किया जाता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। अब बात करते हैं शुष्क खेती की। ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। यह निम्न गहनता का क्षेत्र होता है और 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने शुष्क प्रदेश के कृषि विकास को टिकाऊ कृषि का रूप देने के लिए प्रयास किया था। आगे चलते हैं, अगला है रैंचिंग खेती। रैंचिंग खेती क्या होती है? महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई इत्यादि नहीं की जाती और न ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत व भारत के पर्वतीय प्रदेशों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ध्यातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में भेड़ बकरी चराने या रखने वालों को रैंचर की संज्ञा दी जाती है। तो रैंचिंग खेती याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग। जिस कृषि में किसी में जिस कृषि में जो किसान है वो परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। निगमित खेती, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट फार्मिंग। देखिए, कृषि के स्वरूप के अंतर्गत खेती का प्रबंध एक निगम द्वारा किया जाता है और संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है। संपूर्ण व्यवस्था जो है वो संचालक मंडल द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में खेती का यही स्वरूप प्रचलित है। हमारे देश में महाराष्ट्र में अंगूर के क्षेत्रों एवं तमिलनाडु के क्षेत्र में यह खेती प्रचलित है। सरकार इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज फार्म्स निगम लिमिटेड की स्थापना भी की है। आगे चलते हैं, पूंजीवादी खेती या कैपिटलिस्ट फार्मिंग। इस प्रकार की खेती में बड़े बड़े पूंजीवादी खेती के बड़े बड़े भूखंड खरीद लेते हैं अथवा सरकार द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर भी आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर खेती करते हैं। भारत में चाय, कॉफी व रबर के बागानों में यह प्रणाली पाई जाती है। तर्क कृषि क्या होती है? तर्क कृषि देखिए, तर्क कृषि कॉप मिट्टी के उन क्षेत्र में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। जूट, चावल इस कृषि की प्रमुख फसलें हैं। समोच्च खेती क्या होती है? समोच्च खेती देखिए,
ढाल के विपरीत, जो ढाल होता है पहाड़ी ढाल, ढाल के विपरीत कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समुच्च खेती कहलाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कंटूर रेखा को। देखिए, इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेती की जाती है। ध्यातव्य है कि ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग बिंदुओं पर, एक ही ऊंचाई के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर रेखा कहते हैं। आगे बात करते हैं आर्द्र कृषि। यह कृषि कॉप तथा काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है। आगे बढ़ते हैं ले खेती। ले खेती क्या होती है? ये कृषक फसलों जो वार्षिक जुताई चाहती है कि फसल चक्र में 2 वर्ष उससे अधिक समय तक चारागाह रखना। ठीक है, देखिए ऐसी वार्षिक जो खेती जिसमें वार्षिक जुताई होती है, उसके फसल चक्र में 2 से अधिक समय तक क्या करते हैं? गैप देते हैं और वहां पे उसको चारागाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। अगला है पारिस्थितिकी या कार्बनिक खेती। खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों एवं वृद्धि नियंत्रकों इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है, अपितु फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग प्रयोग हो, उसे कार्बनिक खेती अथवा सुसंगत कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती को पारिस्थितिकी कृषि भी कहा जाता है। आगे चलते हैं स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे ही हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं या जूम कृषि भी कहते हैं, इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह कृषि की सबसे पुरानी पद्धति भी मानी जाती है। इसमें सबसे पहले किसी जंगल को साफ करके उसके वृक्षों या झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक उस स्थान पर कृषि की जाती है। जब उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर यह क्रिया की जाती है। इसीलिए इसे काटना और जलाना अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। ये भारत में जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस प्रकार की खेती जो है अभी भी वहां पे प्रचलित है। दियारा खेती की बात करें, दियारा खेती देखिए, जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को दियारा खेती कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का पूर्व क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्व क्षेत्र या पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त उदाहरण है दियारा खेती के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कंटूर क्रॉप के बारे में बात करें। कंटूर क्रॉप, इन फसलों का मुख्य उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण होता है। यह फसलें समुच्च रेखा पर उगाई जाती हैं। कवर क्रॉप ऐसी फसलें भूमि को ढककर रखती हैं तथा भूमि को क्षरण से बचाती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरफ से फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है। जैसे शकरकंद, मूंगफली, उड़द, लोबिया की जो कृषि की जाती है। ट्रैप क्रॉप में क्या होता है? खेतों को कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल लगाई जाती है उन्हें ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य फसल को बचाने के लिए जो फसल लगाई जाती है, जैसे कपास के पौधे को कॉटन रेड बग नामक कीट से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़ों पर जो है भिंडी के पेड़ उगा दिए जाते हैं, जिससे कीट जो है भिंडी पर ही उलझ कर रह जाते हैं। तो ये क्या होता है? ट्रैप क्रॉप होता है। तो ये आप यहाँ पर जो भिंडी है वो क्या है? ट्रैप क्रॉप है। आगे चलते हैं, कैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप, ऐसी फसल जिनको बेचकर तुरंत धन प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए जूट, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर। बागानी फसलें, इनको रोपड़ फसल भी कहते हैं। रोपड़ फसल भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत काजू, नारियल, सुपारी, कोकोआ, रबड़ रबर इत्यादि को शामिल किया जाता है। एनर्जी क्रॉप, कुछ विशिष्ट फसलों से तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनकी खेती की जाती है, जैसे जेट्रोफा, गन्ना, आलू, टपियोका, मक्का इत्यादि। अब हम लोग भारतीय फसल चक्र को समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 फसल चक्र है, रवि रवि है, खरीफ, जायद। ठीक है, सबसे पहले रवि फसल चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। रवि की जो फसल होती है कब लगाई जाती है? इसका समय क्या है? अक्टूबर में लगाया जाता है, मार्च के करीब इसको काटा जाता है। तो अक्टूबर से मार्च इसका चक्र है। ठीक है, ये फसल चक्र है आपका अक्टूबर से मार्च। इसमें जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा। कई ये हमेशा मिलान करने के लिए पूछता है कि कौन सी फसल किस फसल चक्र की है। तो देखिए, इसमें चना, मटर, गेहूं, आलू, अलसी, सरसों। चना, मटर, गेहूं, जौ, आलू, अलसी, सरसों। देखिए, जो चना मटर दालें हैं ये तो इस सीजन में होती है, परंतु आपका उड़द हो गया, अरहर हो गई, वो आपकी खरीफ सीजन की है। तो इस चीज को आप इस प्रकार से रिलेट करके याद रखिएगा। वहीं खरीफ की बात करें, खरीफ तो ये आपका जून जुलाई में इसको जो है लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो देखिए, इसमें प्रमुख जो फसलें हैं, सबसे प्रमुख फसल है आपकी धान या चावल।
इसके अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, कपास, तंबाकू, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, उड़द, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। ज्वार, बाजरा, चावल, तंबाकू, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, उड़द। जायद फसल, तो देखिए इसका समय क्या है, मार्च से लेकर के जून तक। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? खरबूज है, ककड़ी है, खीरा, तरबूज इत्यादि जो है इसको यहां पर उगाया जाता है। अब फसलोत्पादन के बारे में बात करें। देखिए फसलोत्पादन अर्थात शस्य विज्ञान, फसलोत्पादन अर्थात शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फसल सघनता के बारे में बात कर लें। फसल सघनता ये क्या होती है? फसल सघनता के अंतर्गत एक ही खेत से एक एक कृषि वर्ष के दौरान कई फसलें प्राप्त की जाती हैं। इसे इस प्रकार से देखते हैं। फसल घनता क्या होती है? एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र और उसको शुद्ध कृषि क्षेत्र से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं। एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र बटा के शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100। तो इससे आपको क्या आ जाता है? फसल गहनता। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, आपके पास कोई खेत है, ठीक है, इसमें आप साल भर में दो जो है फसल उगा रहे हैं। एक बार चावल उगा रहे हैं, फिर आपके उसी में गेहूं उगा रहे हैं। तो खेत तो आपका एक ही था ना, पर इससे आपने दो फसलें ले ली। तो ये क्या हो गया? ये एक खेत आपका दो खेत के बराबर काम कर रहा है ना। तो यहां पर यही हो गया। तो एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र क्या हो जाएगा? एक खेत दो बार काम आ रहा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। परंतु तो शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना है? आपका एक ही खेत है ना, तो उसे डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। देखिए कृषि जनगणना 2017-18 के अनुसार भारत की फसल सघनता, कृषि जनगणना 2017-18 के अनुसार भारत की फसल सघनता कितनी है? 142 हो गई, 142 हो गई है। याद रखिएगा। विश्व के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र, शीर्ष 3 खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां दीजिए, देखिए विश्व के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक जो राष्ट्र हैं, ये 2018 का आंकड़ा, 2021 के आंकड़ा भी यही है कि नंबर 1 पर जो है खाद्यान्न उत्पादन में आपका चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे भारत है। इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 3 शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन से? भारत के। ठीक है, तो यदि भारत की बात करेंगे तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे आपका क्या है? दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे आपका जो है वो पंजाब है। तो यहां कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, पंजाब तीसरे पे है। अब यहां पर खाद्यान्न फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गेहूं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए गेहूं जो है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि किस प्रकार की जलवायु की फसल है। तो गेहूं जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। और भारत में जिस प्रजाति की गेहूं होती है वो है टी एस टी वीएम। ये संपूर्ण भारत में गेहूं की इसी प्रजाति की खेती होती है। इस प्रजाति की खोज का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, या इस प्रजाति को विकसित किसने किया था? कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसको विकसित किया था। कहां पर? मैक्सिको में। और जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे ये अमेरिकी नागरिक थे। ठीक है, देखिए नोरिन 10 जो है ये प्रजाति, ये बौनी प्रजाति गेहूं है। नोरिन 10 बौनी प्रजाति गेहूं है। और भारत में हरित क्रांति के दौरान प्रयोग की जो गेहूं की किस्में थी वो कौन सी थी? लेरमा रोजा 64A, सोनारा 64, और इसके अतिरिक्त इमर गेहूं जो है, इमर गेहूं टी डिकोकम, ये दक्षिण भारत में प्रचलित गेहूं की किस्म है, इमर गेहूं। और टिटिकेल जो है, टिटी के लिए गेहूं और राई के मध्य क्रॉस के परिणाम स्वरूप पैदा हुई गेहूं की किस्म है। तो कई बार पूछा गया है कि टिटिकल क्या है? गेहूं और राई के मध्य का क्रॉस है। देखिए गेहूं में सामान्यतः जो पोषक तत्व मिलते हैं इसमें 65 से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट है, 8 से 15% प्रोटीन है, 2% वसा, अन्य खनिज जो होते हैं वो 2% है। गेहूं में पाए जाने वाले जो विटामिन है वो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 व ई पाया जाता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन ई पाए जाते हैं। और गेहूं की पिसाई के समय इन विटामिनों का जो है ह्रास हो जाता है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की ही दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आगे बढ़ते हैं। आगे गेहूं में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं उन रोगों को देख लेते हैं। देखिए इसमें लगने वाला रोग है रस्ट। रस्ट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। इसके अतिरिक्त करनाल बंट रोग है, अनावृत कंडुआ रोग जिसे इंग्लिश में लॉस स्मट कहते हैं, झुलसा रोग, ये सभी गेहूं में होने वाले रोग हैं। गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं?
सोनालिका, कल्याण सोना, राज 3077, मैक्रोनी, पूषा सिंधु गंगा, गिरजा गिरजा गोमती, देश रत्न, भवानी, चंद्रिका, कंचन, पूषा बेकर। जो पूषा बेकर जो प्रजाति है मुख्यतः बेकरी उद्योग के लिए विकसित गेहूं की किस्म है। अब बात करते हैं शीर्ष गेहूं उत्पादक जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर जो है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। वहीं शीर्ष गेहूं उत्पादक राष्ट्र की बात करें तो नंबर 1 पर चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे रशिया है। अब चावल की बात कर लेते हैं। चावल इसकी उत्पत्ति जो है आपका कहां पे हुई, दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके लिए औसत तापमान कितना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर तक। चावल एक स्वपरागित फसल है, ध्यान रखिएगा, चावल एक जो है स्वपरागित फसल है। इसकी बुआई का जो समय है वो जून जुलाई है। अजोला और नीलहरित शैवाल, अजोला और नीलहरित शैवाल शैवाल का उपयोग धान की फसल में नत्रजन अर्थात नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तथा डेपोंग मेथड के बारे में याद रखिए। चावल उत्पादन की यह विधि फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। इस विधि में रोपनी हेतु पौधे 12 से 15 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाती है। चावल में पाए जाने वाले जो खनिज तत्व है कौन कौन से हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट 75% होता है, जबकि गेहूं में 65 से 70% होता है। यहां पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है चावल में। प्रोटीन में 6 से 7%, वसा में 3%, अन्य खनिज 1.2% होते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो जया प्रजाति है चावल की, ये भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है। जया भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है। वहीं पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। सितंबर अक्टूबर मंथ में औश प्रजाति है, औश, जाड़े में अमन तथा गर्मी में बोरो प्रजाति। आगे चलते हैं। चावल की कुछ प्रमुख जो किस्में हैं वो है बरानी दीप, शुष्क सम्राट, माही सुगंधा, पूषा सुगंधा, साकेत, कावेरी, जया, बाला, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, कांची, जमुना, लूनाश्री इत्यादि। बासमती चावल का जो किस्म है ये कौन सी है, इसमें बासमती चावल में पूषा, RH10, गंगा, सुरुचि इत्यादि ये बासमती चावल है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो विटामिन ए होती है। और चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1, चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 अर्थात थायमिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत से भी थायमिन नष्ट हो जाता है। फलतः इसके अधिकांश सेवन वाले लोगों में लोग जो होते हैं अधिकांश सेवन वाले क्षेत्रों में लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। चावल में लगने वाले जो रोग होते हैं वो कौन कौन से, खैरा रोग, पत्ती का भूरा धब्बा, झुलसा, छौंका इत्यादि रोग हैं। ठीक है। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है। वहीं शीर्ष चावल उत्पादक राष्ट्र कौन से है, नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे बांग्लादेश है। आगे चलते हैं। अगला है मक्का के बारे में बात कर लेते हैं। मक्का, तो देखिए मक्का एक उभयलिंगी पौधा है, ध्यान रखिएगा, मक्का जो है एक उभयलिंगी पौधा है, अर्थात इसमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प होते हैं। इसे अनाजों की रानी कहते हैं। किसे अनाजों की रानी कहते हैं, मक्का को। मक्का से बायोडीजल व एल्कोहली पेय बनाया जा सकता है। मक्का 3 ऋतुओं की फसल है, अर्थात यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, ये भी ध्यान रखिएगा। चाहे आप खरीफ सीजन बोए, चाहे आप रबी सीजन बोए या जायद सीजन बोए। मक्के के दाने में 80% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मतलब चावल और गेहूं से ज्यादा। मक्के में लगने वाले जो रोग हैं वो है झुलसा, तुलिशिता रोग, झुलसा और तुलिशिता रोग। आगे बढ़ते हैं। मक्के की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रताप, प्रगति, पूषा अली, शंकर 5, दक्कन शंकर, विवेक मक्का 11, गिरिजा, श्रद्धामणि, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। मक्के का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। मक्के का जन्म स्थान जो है वो मध्य अमेरिका है। और मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफेद हो जाना सूचक है किसका, जिंक की कमी का। मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफेद हो जाना सूचक है जिंक की कमी का। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और शीर्ष मक्का उत्पादक जो राज्य हैं भारत में वो है कर्नाटक नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है।
कर्नाटक नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है। शीर्ष मक्का उत्पादक राष्ट्र के बारे में बात करें तो यूएसए नंबर 1 पर है, दूसरे पे चीन है, ब्राजील तीसरे पे है। बाजरा के बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से बाजरा भारत का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता होती है। ध्यान रखिएगा, बाजरे में अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा जो होती है वो बाजरे में पाई जाती है। और बाजरे में लगने वाले रोग कौन से हैं? अर्गट रोग, अर्गट, कंडुआ, हरित बाल। कौन कौन से? यहां देखिए, अर्गट है, कंडुआ है, हरित बाल है। कंडुआ को स्मट कहते हैं। बाजरे का जन्म स्थान कहां पे है? अफ्रीका है। कुछ विविध तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अन्न भंडारण करते समय दानों में जो नमी है वो 14% से कम होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय होता है। दक्षिण भारत के अन्न भंडार की उपमा कावेरी घाटी को प्रदान की गई है। दक्षिण भारत के अन्न भंडार की उपमा कावेरी घाटी को प्रदान की गई है। और C4 पौधा में कौन कौन से हैं? मक्का, बाजरा, ग्वार एवं गन्ने को कहते हैं। तो ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा C4 पौधा है, तो ध्यान रखिएगा, मक्का, बाजरा, ग्वार एवं गन्ने। मक्का, बाजरा, ग्वार एवं गन्ने को C4 पौधा कहते हैं। इसमें जड़ तना प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त, इसमें जड़ और तना जो है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एशिएट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एशिएट बनाते हैं, इसलिए C4 पौधा कहते हैं। और बाजरे का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। बाजरे में राजस्थान, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं दलहनी फसल उत्पादन के बारे में, पल्सेस प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसल कहते हैं। तो दलहनी फसल किस में आते हैं? किस कुल में? लेग्यूम कुल में आते हैं। तो इस फैक्ट को आप यहाँ पे याद रखिएगा। दलहन में सबसे अधिक योगदान चना और उसके बाद अरहर का है। दलहन में सबसे अधिक योगदान किसका है? चने का है, और उसके बाद अरहर का है। और भारत जो है, ये इस फैक्ट को याद रखिएगा कि दलहन में सबसे अधिक योगदान किसका है? चने का, उसके बाद अरहर आता है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक है। ध्यातव्य है कि भारत में दालों का अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद दालों का आयात करना पड़ता है, मतलब बाहर से खरीदना पड़ता है। इसलिए सामान्यतः दाल भारत से निर्यात नहीं की जाती है। देश में कुल उत्पादित दलहन का जो दालें होती हैं 63% रबी के फसल चक्र में, तथा 37% जो है खरीफ में होता है। जैसे आपका चना मटर है, चना सबसे अधिक योगदान इसमें, तो चना मटर ये सब आपका रबी की फसल में है। अरहर आपका खरीफ में चला जाता है। लोबिया और मूंग दलहन, चारा और हरी घास के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, लोबिया और मूंग जो है ये दलहन, चारा और हरी घास के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। राजमा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया है कि राजमा जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। भारतीय दलहन संस्थान कहां पे है? कानपुर में है, ये भी याद रखिएगा। ग्वार के बारे में बात करें, इसका उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है, परंतु पिछले 1 दशक से सेल गैस निष्कर्षण में ग्वार गोंद का प्रयोग किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, ग्वार जो है ये सामान्यतः जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, परंतु पिछले 1 दशक से सेल गैस निष्कर्षण में ग्वार गोंद का प्रयोग किया जा रहा है, जो ग्वार के बीजों से निकलता है। इस कारण ग्वार की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अरहर की किस्में कौन सी हैं? अरहर की, तो इसमें मालवी चमत्कार, बहार, आजाद, अमर, पारस, पूषा 16 इत्यादि। मालवी चमत्कार, बहार, आजाद, अमर, पारस, पूषा 16। उकठा रोग जो होता है, ये अरहर में लगता है। ध्यान रखिए, उकठा रोग जो है अरहर में लगता है। मटर की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? अपर्णा, ये पत्ती विहीन प्रजाति है मटर की, पत्ती विहीन है अपर्णा। सपना, रचना इत्यादि। सोयाबीन के बारे में बात कर लेते हैं। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसको तिलहनी फसलों में भी रखा जाता है, मतलब इसको दाल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और तेल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन के तेल आते हैं। तो यह है तो दलहनी फसल, ध्यान रखिएगा, यह है तो दलहनी फसल, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसको तिलहनी फसलों में भी रखा जाता है। इसमें 40 से 45% प्रोटीन व 22% तक तेल पाया जाता है। 40 से 45% प्रोटीन है और 22% तेल पाया जाता है। इसकी खली जो होती है वो उच्च कोट का पशुचारा होती है। सोयाबीन के शीर्ष उत्पादित जो राज्य हैं भारत में, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, सोयाबीन के उत्पादन में
महाराष्ट्र नंबर 1 पर है और वहीं मध्य प्रदेश जो है ये आपका दूसरे नंबर पे है। तो इस फैक्ट को भी आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरे पे राजस्थान है। सोयाबीन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे है और राजस्थान तीसरे पे है। और वहीं दलहन उत्पादक राज्यों में देखें, दलहन उत्पादक राज्यों में टोटल दलहन की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश। दलहन उत्पादन में, दालों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। शीर्ष चना उत्पादक राज्य की बात करें, शीर्ष चना उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। चना उत्पादन में महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है और राजस्थान तीसरे पे है, ठीक है। और शीर्ष अरहर उत्पादन में, अरहर के उत्पादन की यदि बात करेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, कर्नाटक दूसरे पे है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर, कर्नाटक दूसरे पर और उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। अरहर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है। तो देखिए चना के उत्पादन में, अरहर के उत्पादन में, दोनों में महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है। उड़द और मूंग की फसलें, उड़द और मूंग की फसलें हैं जो है ये जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं। जो उड़द और मूंग की जो फसलें होती हैं ये जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं। अब तिलहनी फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत में 72% तिलहनी फसलों की वर्षाधीन कृषि की जाती है, मतलब वर्षा काल में। परिणाम स्वरूप प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पादन में पर्याप्त उतार चढ़ाव आता रहता है, मतलब बारिश जब नहीं होगी तो इसकी फसल खराब होगी। यह एक नकदी फसल है। इसके अंतर्गत सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तोरिया इत्यादि प्रमुख फसल है। कौन कौन सी? सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तोरिया इत्यादि। देखिए देश के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर, देश के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं, अर्थात खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद इसका दूसरा प्रमुख स्थान है। अब जो महत्वपूर्ण आपकी तिलहनी फसल है उसमें सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की। तो मूंगफली की जो प्रमुख किस्में हैं इसमें है आपका चंद्रा, चंद्रा, कौशल, चित्रा 64, धीरज 101, चंद्रा, कौशल, चित्रा 64, धीरज 101। मूंगफली में तेल की मात्रा, मूंगफली में तेल की मात्रा 45% और प्रोटीन 30% तक होता है। ध्यान रखिएगा, मूंगफली में तेल की मात्रा 45% और प्रोटीन 30% तक होता है। इस कारण इसे दूध की तरह ही संपूर्ण आहार मानते हैं, ठीक है। इसे दूध की ही तरह संपूर्ण आहार माना जाता है। पेगिंग, पेगिंग क्या होता है? पेगिंग मूंगफली विकास की एक प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिए पेगिंग किससे संबंधित है? मूंगफली के फसल से। यह एक स्वपरागित फसल है। मूंगफली जो है आपका एक स्वपरागित फसल है। मूंगफली में पोलीफली रोग, कौन सा? मूंगफली में जो पोलीफली रोग होता है इसका कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। मृदा कैसी होनी चाहिए? देखिए कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में मूंगफली अपर्दन अवरोधी फसल के रूप में उगाई जाती है। ध्यान रखिएगा मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में मूंगफली जो होती है वो अपर्दन अवरोधी फसल के रूप में उगाई जाती है। मूंगफली में लगने वाला जो रोग है वो कौन सा? एक तो आपने पहले देखा पोलीफली रोग जो कि कैल्शियम कमी से होता है। इसके अतिरिक्त टिक्का, चारकोल रोग इत्यादि, टिक्का, चारकोल रोग इत्यादि। देखिए मूंगफली उत्पादन में जो शीर्ष 3 राज्य हैं कौन से हैं? नंबर 1 पे मूंगफली उत्पादन में गुजरात है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है। सूरजमुखी की बात कर लेते हैं। सूरजमुखी तिलहनी फसल जो है वो रूस से भारत आई। कहां से आई है? जो सूरजमुखी तिलहनी फसल है ये रूस से आई है, रूस से भारत आई है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक पाया जाता है, लाइनोलिक पाया जाता है जो मानव धमनियों में एकत्रित खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक पाया जाता है जो मानव धमनियों में एकत्रित खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। सूरजमुखी के जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, सूरजमुखी के शीर्ष उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे उड़ीसा है। कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। अब बात कर लेते हैं सरसों की। तो सरसों के तेल में एरुशिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एरुशिक एसिड पाया जाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सरसों के तेल में एरुशिक एसिड पाया जाता है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए, यह जो एरुशिक एसिड होता है हानिकारक होता है। सरसों की खली में ग्लूकोसिनोलेट्स की उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन का स्रोत नहीं माना जाता। सरसों की खली में जो है ग्लूकोसिनोलेट्स की उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन का स्रोत नहीं माना जाता है। यह वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, घेघा भी उत्पन्न करता है। इसलिए सरकार के द्वारा तेल में ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा की सीमा 0.5% निर्धारित की गई है। 0.5%।
शीर्ष सरसों उत्पादक राज्यों की बात कर लेते हैं। सरसों उत्पादन में तो देखिए, सरसों उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे हरियाणा है। राजस्थान नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, तीसरे पे हरियाणा। फाइलोडी फाइलॉडी एक महत्वपूर्ण रोग है तिल का, तिल में होने वाला महत्वपूर्ण रोग है। आगे चलते हैं, व्यापारिक फसल उत्पादन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कपास के बारे में। कपास के बारे में, भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। कपास के रेशे इसके बीज से प्राप्त होते हैं और कपास को श्वेत स्वर्ण, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कपास की प्रमुख जो किस्में हैं, अकोला, सुजाता, देशी श्यामली, शुभित विकास, लोहित यूपी। अकोला, सुजाता, देशी श्यामली, शुभित विकास और लोहित यूपी है। कपास के बिनौले में 19% खाद्य तेल भी पाया जाता है। शीर्ष कपास उत्पादक जो राज्य हैं उसमें गुजरात नंबर 1 पर है कपास उत्पादन में, ध्यान रखिएगा। कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट के बारे में बात कर लेते हैं। कपास की भांति जूट भी क्या है? नगदी फसल है। जूट के पौधे से रेशे को अपगलन विधि द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है। जूट के पौधे से रेशे को अपगलन विधि द्वारा तने की छाल के नीचे से प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए नई जलोढ़ मृदा व 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा तक की आवश्यकता होती है। अब जो शीर्ष जूट उत्पादक राज्य हैं इसमें आपका नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे असम है, तीसरे पे बिहार है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। शीर्ष जूट उत्पादक राष्ट्र कौन से? नंबर 1 पे भारत है, दूसरे पे बांग्लादेश है। अब हम लोग गन्ने की बात कर लेते हैं। गन्ना यह भी एक नकदी फसल है। भारत की प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में, ध्यान रखिए 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में की गई थी। 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में की गई थी। रंगराजन समिति का संबंध चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने से संबंधित मामलों पर विचार करने से था। गन्ने में लगने वाला जो प्रमुख रोग है वो तना सड़न, रेड रॉट, तना सड़न अर्थात जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेड रॉट, और पायरिल्ला गन्ने की फसल का कीट है। पायरिल्ला जो है ये गन्ने की फसल का कीट है। आगे चलते हैं, अगला है गन्ने के बीज शोधन हेतु एल्गोल कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के बीज शोधन हेतु एल्गोल कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक चीनी मिलें कहां पर है? महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं। जबकि गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, परंतु चीनी मिलें सबसे अधिक कहां पे? महाराष्ट्र में। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटका है। तंबाकू के बारे में बात कर लेते हैं। तंबाकू देखिए, क्यूरिंग क्या होती है? क्यूरिंग तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग। भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर मई 2004 से प्रतिबंध है। भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर मई 2004 से प्रतिबंध है। शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य कौन से हैं? तंबाकू के उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो यहां पर देखिए आपका कौन सा है? नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। एक सेकेंड। तो जो शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य है, नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। जबकि शीर्ष तंबाकू उत्पादक राष्ट्रों में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे ब्राजील है। चाय के बारे में बात कर लेते हैं। चाय के पौधे को चीन से 1834 में भारत में खेती करने के लिए मंगाया गया। तो ध्यान रखिएगा, चाय का जो पौधा कहां से आया था? चीन से। तो चीन से 1834 में भारत में खेती करने के लिए मंगाया गया। जड़ों में पानी ना रुके इसलिए पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती की जाती है। ठंडी हवा व ओला चाय के लिए हानिकारक है तथा 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। अम्लीय तथा ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है इसके लिए। शीर्ष चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो असम नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है। असम नंबर 1 पर है और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर। इस चीज को आप यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजों को भी देख लेते हैं यहां पर आगे। तो देखिए यहां पे 3 याद रखिएगा। नंबर 1 पर असम है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे तमिलनाडु है। शीर्ष चाय उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे केन्या है। केन्या विश्व में शीर्ष चाय निर्यातक राष्ट्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत चाय के उत्पादन
और उपभोग दोनों में दूसरे स्थान पर है। कहवा की बात करें, कहवा भारत में कॉफी या कहवा एक उष्णकटिबंधीय एवं नकदी फसल है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता, ढलुआ भूमि की आवश्यकता होती है। 17वीं शताब्दी में फकीर बाबा बदून द्वारा अरब से कहवा लाकर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जनपद में रोपित किया गया था। कहवा अधिक धूप सहन नहीं कर पाता, इस कारण आसपास छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। कहवा की किस्मों में अरेबिका, रोबस्ता, लाइबेरिका इत्यादि हैं। भारत में कहवा की दो प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्ता की ही खेती की जाती है। सर्वाधिक इसमें से रोबस्ता की होती है। सबसे उच्च कोट का जो कहवा होता है वो आपका अरेबिका होता है। शीर्ष कहवा उत्पादक राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पे आपका कर्नाटक है, दूसरे पे केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। वहीं शीर्ष कहवा उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे ब्राजील है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे कोलंबिया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्टरों को देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो जोतों का आकार है कैसे, जो सीमांत जोत होते हैं उसे 1 हेक्टेयर से जो कम होता है वो सीमांत जोत होता है। और इसका परसेंटेज कितना है भारत में? 67%, 67.1% जो है वो जो भी खेत हैं वो आपके सीमांत जोत के तहत आते हैं, 1 हेक्टेयर से कम वाले। वहीं दूसरे नंबर पे छोटी जोत है, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो होता है वो छोटी जोत होती है, 17.91% है। अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, 10.4% है ये, 10.04। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, 4.25%। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक, 0.7% है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में। महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां कौन सी? जैसे नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पाद में वृद्धि संबंधित है। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड जो है 1964-65 में चलाया गया था। रजत क्रांति, अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। सुनहरी क्रांति, बागवानी उत्पादन में वृद्धि के लिए। सदाबहार क्रांति, मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा। धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। काली क्रांति, पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला या एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि और पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर के बायोडीजल बनाने का लक्ष्य भी इसमें है। पीली क्रांति, खाद्य तेलों और तिलहनों से संबंधित है। गोल क्रांति, आलू उत्पादन में वृद्धि। गुलाबी क्रांति, प्याज व झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि। इंद्रधनुषीय क्रांति, इसमें सारी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 में नई कृषि नीति लागू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, स्थानांतरित या झूम कृषि के बारे में बात करें तो देखिए, झूम कृषि के तहत पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। इसके बाद साफ की गई भूमि की पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों इत्यादि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है। कुछ वर्षों, प्राय 2 या 3 वर्षों तक, जब तक मृदा में उर्वरता बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। अब अन्यत्र वन भूमि को साफ कर कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्षों तक खेती की जाती है। इस प्रकार झूम कृषि स्थानांतरणशील कृषि है, जिसमें छोटे छोटे समयांतराल पर खेत बदलते रहते हैं। कुछ प्रमुख जो स्थानांतरित कृषियां हैं, जिनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में जारा एवं इरिका के नाम से। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से। उड़ीसा में कमान, ब्रिंगा या पामा डरवी के नाम से। हिमाचल प्रदेश में खील के नाम से। राजस्थान में बलरा के नाम से। हिमाचल प्रदेश में खील के नाम से, राजस्थान में बलरा के नाम से। मध्य प्रदेश में बीरा, मशान, बेवार और डाहिया के नाम से। उत्तर पूर्वी घाट में झूमक कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमक कहते हैं। कृषि के विशिष्ट प्रकारों को देख लेते हैं। तो देखिए, सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन के लिए। मोरीकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। ध्यान रखिएगा, रेशम उत्पादन के लिए सेरीकल्चर है, परंतु रेशम कीट हेतु शहतूत की जो कृषि होती है वो है मोरीकल्चर। पीसीकल्चर, मछली पालन। एपीकल्चर, शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी उत्पादन एपीकल्चर होता है। ओलरीकल्चर, पौष्टिक शाक सब्जियों की कृषि होती है। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन। वर्मीकल्चर मतलब केचुआ पालन। हॉर्टिकल्चर, बागवानी फसल के उत्पादन संबंधित है। बीटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन। सिल्वीकल्चर, वन्य संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित। अगला है हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें। हॉर्टिकल्चर अर्थात उद्यान विज्ञान के बारे में। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, शाक सब्जियों, फूलों, मसालों को उगाने
से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, शाक सब्जियों, फूलों, मसालों को उगाने से लेकर के उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। इसके कई भाग होते हैं। इसमें आपका शाकोत्पादन, शाकोत्पादन क्या होता है? ओलरीकल्चर। फलोत्पादन, पोमोलॉजी। पुष्पोत्पादन, ये फ्लोरिकल्चर होता है। मसाले, सब्जी एवं फल संरक्षण, वेजिटेबल एवं फ्रूट प्रिजर्वेशन। फसल उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात पोमोलॉजी, सॉरी फल उत्पादन, पोमोलॉजी। देखिए, विश्व के कुल फलोत्पादन का लगभग 11% भाग उत्पादित कर विश्व में फलोत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान रखता है। विश्व के कुल फलोत्पादन का लगभग 11% भाग उत्पादित कर विश्व में फलोत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान रखता है। भारत जिन फलों के उत्पादन में पहला स्थान रखता है वो कौन कौन से हैं? आम, पपीता, नींबू और केला। आम, पपीता, नींबू और केला के उत्पादन में विश्व में भारत नंबर 1 पर है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले जो फल है वो है केला, आम, नींबू और केला, आम, नींबू और आपका पपीता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो फल हैं, तो नंबर 1 पर आम है, दूसरे पे नींबू वर्ग है, तीसरे पे केला है। शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन से? नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। आभासी फल क्या होता है? कई बार पूछा गया। फास्ट फ्रूट, तो ध्यान रखिएगा, फास्ट फ्रूट जब फल का उत्पादन अंडाशय से ना होकर के पुष्पासन, वाह दल आदि से होता है, पुष्पासन, वाह दल या इत्यादि से होता है, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब है, नाशपाती है, कटहल, अमरूद, लीची, अनानास। ये नाम याद कर लीजिएगा, सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, लीची, अनानास। हेपेरिडियस फ्रूट्स, हेस्पेरिडियस फ्रूट, रीडियम है, हेस्पेरिडियम फ्रूट्स क्या होते हैं? संतरा और नींबू वर्ग के जो फल होते हैं। शोरोसिस फ्रूट्स, ये शहतूत हैं, सहतूत, अनानास, कटहल इत्यादि हैं। आम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आम के पेड़ में द्विलिंगी एवं एक लिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। द्विलिंगी व एक लिंगी नर पुष्प जो है वो एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। पके आम में विटामिन ए और सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। पके आम जो होता है उसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। आम की जो प्रमुख फसल किस्में उनकी बात कर लेते हैं। पहला है आम्रपाली। ये आम्रपाली क्या है? दशहरी और नीलम के क्रॉस से पैदा हुई आम की संकर किस्म है। दशहरी और नीलम के क्रॉस से पैदा हुई, ठीक है, दशहरी और नीलम के क्रॉस से। सिंधु, इस किस्म में, इस वैरायटी में फल में गुठली नहीं होती। सिंधु में यह विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। सिंधु जो आम है। नीलम, यह किस्म मुख्यतः दक्षिण भारत की किस्म है। यह किस्म मुख्यतः दक्षिण भारत की किस्म है जो वर्ष में 2 बार फसल देती है। नीलम। निरंजन, यह एक बेमौसमी किस्म है। इस किस्म के पेड़ जून जुलाई से नियमित फलते हैं। हापुस, या जिसे अल्फांसो कहते हैं, केसर, गुलाब खास, पूषा श्रेष्ठ, पूषा प्रतिमा, पीताम्बरा आम की अन्य किस्में हैं। आम में लगने वाले रोग कौन से हैं? गुच्छा, जिसे क्या कहते हैं? मैंगो माल फॉर्मेशन, स्पंजी टिश्यू, मिलीबग, ब्लैक टिप इत्यादि। फलों से जुड़े हुए कुछ विविध तथ्यों को देख लेते हैं। बंची टॉप जो होता है, बंची टॉप, यह एक विषाणु जनित अर्थात वायरस से होने वाला रोग है जो माहू द्वारा फैलता है। किससे? माहू द्वारा। बंची टॉप। केले में मलामी रोग जो होता है ये कवक फंगस के द्वारा होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। पपेन जो होता है पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपेन पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपीते की खेती के लिए 10% नर पौधा होना आवश्यक है। पूषा नन्हा, वाशिंगटन, पूषा मजेस्टी, हनी ड्यू तथा पूषा जॉइंट आज पपीते के प्रसिद्ध किस्में हैं। देखिए, इलाहाबादी सफेदा तथा लखनऊ 49 जिसे सरदार भी कहते हैं, सरदार अमरूद की प्रमुख किस्में हैं। सहारनपुर, नागपुर तथा बेहट कोकोनट अमरूद की बीजहीन किस्में हैं। सहारनपुर, नागपुर एवं बेहट कोकोनट अमरूद की बीजहीन किस्में हैं। अमरूद की एक नवीनतम किस्म ललित है। अमरूद में मौजूद जो विटामिन है, विटामिन सी, उसके भंडारण एवं संरक्षण के समय भी नष्ट नहीं होता। अमरूद में मौजूद विटामिन सी उसके अमरूद के भंडारण एवं संरक्षण के समय भी नष्ट नहीं होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को
92 ग्राम फल प्रतिदिन लेने की अनुशंसा की गई। कितना? 92 ग्राम। आंवला की जो किस्म है वो है बनारसी कंचन कृष्णा। बनारसी कंचन कृष्णा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला प्रतापगढ़ में होता है। आंवले को अपने औषधि गुणों के कारण घर का डॉक्टर कहते हैं। किसान भाई योजना की शुरुआत 1992 1992 में हुई थी। बेल विटामिन B2 का प्रचुर स्रोत है। बेल जो होता है। अंगूर की शराब बनाने वाली जो किस्म है वो है आपका ब्यूटी सीडलेस, ब्लैक चंपा इत्यादि। सर्वाधिक विटामिन C बारबेडोज चेरी में पाया जाता है। बारबेडोज चेरी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड की उपमा एवोकाडो को प्रदान की गई है। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड की उपमा एवोकाडो को प्रदान की गई है। कल्प वृक्ष नारियल को कहते हैं। नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। फलों की रानी लीची को कहा जाता है। फलों का राजा आम को कहते हैं। बेर को गरीबों का फल एवं शुष्क फलों का राजा कहते हैं। फल व उनके खाने वाले भाग को ये भी प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं। देखिए, बादाम में बीज खाया जाता है। बादाम में क्या खाया जाता है? बीज खाते हैं। आम केला पपीता में आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, इसे इसमें मीशोकार्प खाया जाता है। क्या कहते हैं? मीशोकार्प। सेब नाशपाती लुकाट में फ्लेशी पुष्पासन खाते हैं। नारियल में एंडोस्पर्म कॉटिलीड्स खाते हैं। अनार में रसदार टेस्टा खाते हैं। रसादार टेस्टा। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फलों में रंग या कड़वापन का जो कारण होता है वो उसकी। तो बादाम में जो कड़वाहट होती है वो एमाइलेडिन के कारण, एमाइलेडिन की वजह से। आंवले में कसैलापन टैनिक या इलोजिक गैलिक या पॉलीफिनॉल इसकी वजह से। बेल में कड़वाहट जो होती है वो मार्मे लोत्सिन, मार्मे लोत्सिन की वजह से होती है। पपीते में पीला रंग कैरिका जैंथिन पिगमेंट की वजह से, कैरिका जैंथिन पिगमेंट की वजह से। आगे बढ़ते हैं। बागानी फसलोत्पादन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, बिहार तीसरे पे है। अमरूद में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, बिहार तीसरे पे है। काजू में देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, आप सबका याद नहीं कर पाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपने से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जी उत्पादन की बात कर लेते हैं। सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। अब प्रमुख सब्जियों को देख लेते हैं। आलू संसार के मुख्य भोज्य पदार्थों चावल गेहूं मक्का के बाद आलू का ही चौथा स्थान है। संसार के मुख्य भोज्य पदार्थों में चावल गेहूं मक्का के बाद आलू का ही चौथा स्थान है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा यह लाया गया था आलू। आलू की प्रमुख किस्मों में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, अप टू डेट इत्यादि हैं। कुफरी नीलिमा, कुफरी फ्रोई सोना, सॉरी कुफरी नीलिमा, कुफरी फ्राई सोना की खेती तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में होती है। नीलगिरी के तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला के कुफरी नामक स्थान पर है। ठीक है, तो कुफरी जगह है। आलू में लगने वाले जो प्रमुख रोग होते हैं वो है झुलसा और अंगमारी। सब्जियों समेत जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उनको देख लेते हैं। देखिए, टमाटर के फल बोरान की कमी से फटते हैं। जब टमाटर फट जाता है ना कई बार पेड़ों में, तो वो बोरान की कमी से फटते हैं। लीफ कर्ल नाम वायरस जनित रोग टमाटर में ही लगता है। लीफ कर्ल नामक जो वायरस जनित रोग है ये टमाटर में लगता है। पूषा केतकी, पूषा दीपाली, व्हाइट स्नोवाल, पूषा हिमज्योति इत्यादि फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूषा संबंध व पूषा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूषा मेघदूत, पूषा नवीन, सम्राट लौकी की तथा सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। शीत गृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को 3.9 या से लेकर 7.2 सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए। पूषा संयोग, पूषा संयोग खीरे की प्रसिद्ध किस्म है। प्याज व लहसुन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पुणे में है। आगे बढ़ते हैं, मसालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और निर्यातक है। संसार के 3 बड़े मसाला उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? नंबर 1 पे भारत है, दूसरे पे तुर्की, तीसरे बांग्लादेश। भारत, तुर्की, बांग्लादेश। मसालों का राजा व काला सोना की उपमा काली मिर्च को दी जाती है। मसालों का राजा व काला सोना। लौंग का वर्तिकाग्र या कली खाया जाता है। लौंग का जो है वर्तिकाग्र या कली खाया जाता है, जिसे कली कहते हैं वर्तिकाग्र को। आगे बढ़ते हैं, सब्जी या मसाले के उत्पादन को देख लेते हैं। तो देखिए,
कुल सब्जियों के उत्पादन में जो है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। वहीं मसाले के उत्पादन में देखें कुल मसालों में, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अन्य को जो यदि आपको याद करना है तो आप इसका चाहे पॉज करके, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड एवं उनकी अवस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रबर बोर्ड कहाँ पे? केरल के कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कोलकाता में। कॉफी बोर्ड कर्नाटक के बेंगलुरु में। मसाला बोर्ड केरल के कोच्चि में है। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश गुंटूर में। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पे है? पुणे में है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड कहाँ पे? मात्स्यिकी बोर्ड ये हैदराबाद में है। आगे बात करते हैं सब्जियों में रंग या कड़ुआपन के कारण। देखिए, प्याज में जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? तो प्याज में गंध जो है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से। प्याज में जो गंध होती है वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से। प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से। मिर्च में लाल रंग कैप्शन थिन की वजह से, कैप्शन थिन की वजह से होता है। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन। तो जो प्याज में लाल रंग होता है या गाजर में लाल रंग होता है ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन की वजह से, कुरकुमिन की वजह से होता है। मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सेसिन की वजह से। और मूली में तीखापन आइसोसाइनिन की वजह से। तिलहनों के तेल का पीला रंग किसकी वजह से होता है? कैरोटोनाइज की वजह से। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से। आलू का हरापन शोलेनिन की वजह से। लहसुन में गंध जो होती है ये एलाइसिन की वजह से। लहसुन में जो गंध होती है वो एलाइसिन की वजह से होती है। ठीक है, करेले में जो कड़वाहट होती है वो मेमोर्डिकोसाइट या ट्राइटरपाइन की वजह से। और भिंडी में जो चिपचिपाहट होती है वो म्यूसिलेस की वजह से, म्यूसिलेस। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल, गेहूं, दलहन व मोटे अनाज शामिल है। चावल, गेहूं, दलहन व मोटे अनाज। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहां पर की गई? लखनऊ में। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बंबई में की गई। शिव रमन समिति ने नाबार्ड की स्थापना की अनुशंसा की थी। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को। और सेब में जो खुशबू होती है वो मौलिक एसिड की वजह से, किसकी वजह से? मौलिक एसिड की वजह से होती है। अब पुष्प उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूलों की खेती और बागों को अलंकृत करने वाले वृक्ष पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे पुष्पोत्पादन कहा जाता है। देखिए, संसार में नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जिसका फूलों के व्यापार में लगभग 57%, कितना? 57% योगदान है, 50% से अधिक। यूएसए दूसरे नंबर पे है, स्वीडन तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ध्यातव्य है कि भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल उत्पादक राष्ट्र है। खुला फूल उत्पादक राष्ट्र है। पायरेथ्रम नामक पदार्थ जो कि मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है वो गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बोनसाई, बोनसाई होता है यह पौने पौधों की खेती की एक जापानी कला है। तो बोनसाई जो है ये जापानी कला, पौधों के खेती की जापानी कला है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली के फूल की खेती की जाती है। अब हम लोग पादप हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं, इससे भी प्रश्न बनता है। तो यहां पर आपके पास 4 महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। पहला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इसका प्रमुख कार्य आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा करना, अंगूर आदि पौधों को बड़ा करना इत्यादि। ऑक्सीजन्स यह प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों तथा ऊपरी सिरे की कलियों में बनता है और बाद में यह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। यह तने की वृद्धि, कलम फलों का विकास, शीर्ष प्रभाविता खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को सुषुप्ता अवस्था में बनाए रखना आदि महत्वपूर्ण कार्य करता है। साइटोकाइंस यह कोशिका विभाजन व जीर्णावस्था को रोकने में मदद करता है। जीर्णावस्था को रोकने में इथाइलिन इसे फल पकाने का, इथाइलिन या इथिलीन इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह एक उड़नशील या गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। देखिए, एसिटिलीन व प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। एसिटिलीन व प्रोपाइलिन भी फलों को पकाने में इस्तेमाल होते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जी एवं फल संरक्षण के बारे में। देखिए, फलों के रस से निर्मित जो पेय पदार्थ है उनके बारे में थोड़ा देखें तो स्क्वैश क्या होता है? स्क्वैश ये फलों का रस जिसमें समुचित मात्रा में गूदा भी हो वो स्क्वैश कहलाता है। कार्डियल गूदा रहित फलों का रस वो कार्डियल कहलाता है। ठीक है,
नेक्टर, फल का गुदा व शक्कर का घोल, फल का गुदा व शक्कर का घोल सैट्रिक एसिड को मिलाकर तैयार किया जाने वाला पेय पदार्थ नेक्टर होता है। बार्ली वाटर, स्क्वैश में जौ का रस मिला देने पर तैयार पेय पदार्थ। आगे बात करते हैं, विविध तथ्यों को प्रश्नोत्तर फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में अधिकतर जो है फ्रुक्टोज पाया जाता है, फ्रुक्टोज। तो इसको ध्यान रखिएगा, फलों में अधिकतर फ्रुक्टोज पाया जाता है, परंतु अंगूर में फ्रुक्टोज नहीं होता है, कुछ दूसरा होता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं कौन? निकोलस एपर्ड। मार्मलेड, मार्मलेड तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। जो मार्मलेड है ये तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। नमक की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए प्राप्त होती है? 15 से 25%। 15 से 25%। अचार में नमक की कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? 15 से 16%। जेली में अम्ल, चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्रमशः देखिए, आपका जो अम्ल है ये आपका 0.5 से 1%, चीनी की सांद्रता जो है ये 65% और जल की 33 से 38%। स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो नींबू तथा संतरा से स्क्वैश बनाते हैं। हमने स्क्वैश के बारे में ऊपर बात की थी ना। स्क्वैश फलों का रस जिसमें समुचित मात्रा में गूदा भी हो। तो यहां पर स्क्वैश नींबू तथा संतरा से बनाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त दो प्रमुख परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। ठीक है। फलों की जेली बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड का। जेली में मुख्यतः कौन से फल प्रयोग किए जाते हैं? अमरूद, सेब, अंगूर और करौदा। अमरूद, सेब, अंगूर, करौदा। जेली, जैम एवं मर्मलेड। जेली, जैम, देखिए जेली और जैम दोनों अलग होते हैं। जेली, जैम एवं मार्मलेड में कितने प्रतिशत शक्कर उचित होता है? 68% तक, 68% तक। जैम, जेली तथा मार्मलेड के तैयार पदार्थ में निम्नतम फल का अंश कितना होता है? 45%। सिरके में एस्टिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? 4 से 10% होती है। लैक्टिक एसिड किण्वन की कैसी अभिक्रिया है? लैक्टिक एसिड किण्वन की कैसी अभिक्रिया है? तो ऑक्सी एवं अनॉक्सी अभिक्रिया, दोनों प्रकार की। लैक्टिक एसिड किण्वन की जो अभिक्रिया है ये ऑक्सी एवं अनॉक्सी अभिक्रिया दोनों प्रकार की है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से एथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख कृषि संस्थानों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो देखिए, भारत के प्रमुख कृषि संस्थानों को देखें तो भारतीय चीनी संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एरिड जोन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? जोधपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे है? गुजरात के आनंद में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा के हिसार में। सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के अंबिकानगर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस जबलपुर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 2014 में की गई, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, पशुपालन और दुग्ध उद्योग के बारे में बात करते हैं। पशुपालन और दुग्ध उद्योग, देखिए विश्व में भारत का पशु जनसंख्या में प्रथम स्थान है। भारत पशु में देखिए गाय बैल में दूसरा और भैंस में प्रथम स्थान रखता है। भारत जो है पशुओं में गाय बैल में दूसरा तथा भैंस में पहला स्थान रखता है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध जो उपलब्धता है 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार 375 ग्राम प्रतिदिन है। 375 ग्राम
प्रतिदिन है और देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पंजाब में सर्वाधिक है और दूसरे स्थान पर हरियाणा है। और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है वो 359 ग्राम प्रतिदिन है, राष्ट्रीय औसत से कम है। स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? ये पशुओं का प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग। पशुओं का प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। गाय के बारे में बात करें तो गाय भारत के लिए सिर्फ पशुधन ही नहीं है, बल्कि ये आस्था का विषय भी है। विदेशी गायों का दूध उत्पादक भारतीय गायों की तुलना में लगभग विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होता है, यद्यपि उसमें वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की कमी होती है। इस प्रकार भारतीय नस्लों की गायों का दूध यूरोपीय गायों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। गाय की जो भारतीय फसलें हैं, फसलें नहीं, गाय की भारतीय जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? शाहीवाल, हरियाणा नागौरी, लाल सिंधी, गिर देवनी, थार पारकर राजस्थान की है, थार पारकर, कांकरेज, गंगातीरी, मालती मध्य भारत की है, खिल्लारी महाराष्ट्र की, हल्लीकर दक्षिण भारत की। गाय की जो विदेशी नस्लें हैं कौन सी हैं? हिलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, आयर शायर, जर्सी, रेडडेन, हियरफोर्ड, एवर्डीन। विदेशी गाय गर्निश के दूध में वसा की मात्रा 5% और उससे ज्यादा मापी गई है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी नस्ल की गायों में भारतीय जलवायु के लिए संकर प्रजाति जर्सिद, जो जर्सी और सिंधी के क्रॉस से बनी है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। संकर प्रजाति जर्सिद जो जर्सी और सिंधी के क्रॉस से बनी है। भैंस के बारे में बात करते हैं। भारतीय भैंस को जल भैंस और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। ध्यान रखिए, भारतीय भैंस को जल भैंस और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। भारतीय भैंस की जो नस्लें हैं वो है जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, तराई, शुरती, नागपुरी, मेहसाना। वहीं देखिए गरिमा जो है आपकी, गरिमा भैंस की जो नस्ल है, एनडीआरआई करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा 2009 को भैंस की क्लोन बच्ची के जन्म दिलाया गया, जिसका नाम गरिमा रखा गया। महिमा गरिमा 2 नामक क्लोन भैंस ने जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम महिमा रखा गया। ठीक है। भारत ऐसा पहला देश है जहां क्लोन से तैयार भैंस ने बच्चा जन्मा है और अब तक ऐसा माना जाता रहा कि क्लोन से तैयार प्राणी प्रायः बाज होते हैं। हिसार गौरव की बात कर लेते हैं। तो इस क्लोन कटड़े का विकास जो है वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने करवाया। किसने? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने। बकरी के बारे में बात करें, इसके दूध में वसा के कण छोटे होते हैं, इसलिए यह सुपाच्य होता है। बकरी के दूध में आयरन और पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आयरन की मात्रा इसके दूध में गाय की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होती है। इनके औषधि गुणों के कारण बकरी का दूध अल्सर, अतिसार, टीबी के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे चलते हैं। बकरी की जो प्रमुख भारतीय नस्लें हैं उसमें आपका जमुनापारी है, बर्बरी, बीटल, अलवरी, ब्लैक बंगाल, पश्मीना, चेंगू, मालाबारी इत्यादि हैं। बकरी की जो विदेशी नस्लें हैं शानेर, बोयर, अंगोरा, मराठी, दमस्कस इत्यादि हैं। पश्मीना बकरी के बारे में याद रखिए। पश्मीना बकरी की एक प्रजाति है जो कश्मीर पाई जाती है और ये ऊन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जबकि अंगोरा नामक ऊन जो है वो किससे मिलता है? खरगोश से। ध्यान रखिएगा, पश्मीना बकरी से और अंगोरा खरगोश से। भेड़ के बारे में बात कर लेते हैं। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो लोही है। कौन सी है? लोही है। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है वो मेरिनो, जो स्पेन पाई जाती है। कहां पर? स्पेन में, मेरिनो। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है वो लीसिस्टर। कालीन ऊन वाली नस्लें कौन सी हैं? बीकानेरी, चोकला, दानपुरी, मालपुरी, मारवाड़ी, आगरा इत्यादि। तो बीकानेरी, चोकला, दानपुरी, मालपुरी, मारवाड़ी, आगरा इत्यादि ये कालीन ऊन वाली नस्लें हैं। शहतूश एक प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है। शहतूश जो है एक प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चूरू के बालों से तैयार होता है। चूरू भेड़ का मूल निवास तिब्बत में। चीरू भेड़ का मूल निवास जो है कहां पर है? तिब्बत में। तो ध्यान रखिएगा, शहतूश एक प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चूरू के बालों से तैयार होता है। नूरी जो है पश्मीना भेड़ का क्लोन है।
अब मुर्गी या अंडे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अंडों में 12 से 14% तक प्रोटीन पाई जाती है। 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। मुर्गी के अंडे का कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। और एक मुर्गी प्रतिवर्ष औसतन 200 अंडे देती है। मछली के बारे में बात कर लेते हैं। देश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित जो मछली होती है वो कौन सी है? कतला है, कतला। और भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली कौन सी है? रोहू है। और समुद्री मछली उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा? समुद्री मछली जो समुद्र से निकाले जाते हैं, तो गुजरात नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है। वहीं अंतर्देशीय सागरी मछली उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पर आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। कुल मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है। रेशम की बात कर लेते हैं। रेशम की खेती सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुई। कहां पर? चीन में प्रारंभ हुई। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है और यह कीट के प्यूपा अवस्था में बनता है। मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है, ध्यान रखिएगा। मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में होता है और असम इसका शीर्ष उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन वाले राष्ट्रों में नंबर 1 पर चीन है, दूसरे पे भारत है। यहाँ पर रेशम उत्पादन संबंधी जो आंकड़े देख लेते हैं। जो 5 प्रकार के रेशम है। शहतूत रेशम, इसमें उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है। टसर रेशम में झारखंड नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे पे है, उड़ीसा तीसरे पे है। इरी रेशम में असम नंबर 1 पर है, इरी में असम नंबर 1 पर है, मेघालय दूसरे पे, नागालैंड तीसरे पे। वहीं मूंगा रेशम जो केवल भारत में होता है, इसमें असम नंबर 1 पर है, मेघालय दूसरे पे है, अरुणाचल प्रदेश तीसरे पे है। समग्र रेशम ये देखें, टोटल रेशम में ये देखें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है, असम तीसरे पे है। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। कुल रेशम उत्पादन में जो शीर्ष राज्य है वो आप देखें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है और असम तीसरे पे है। पशु आयु ज्ञात करने की जो विधि है क्या है? देखिए, सींग के छल्ले गिन करके गाय और भैंस की सींग में पड़े छल्ले को, देखिए सींग के छल्ले गिन करके गाय और भैंस की सींग में पड़े छल्ले को गिन करके लगाया जाता है, मतलब इनकी उम्र का पता। देखिए, सींग में 2 वर्ष की उम्र के बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला पड़ता है। जो इनके सींग होती है इसमें 2 वर्ष की उम्र के बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला पड़ता है। दांतों की अवस्था देखकर स्थायी और अस्थायी दांतों के माध्यम से पशुओं की उम्र ज्ञात की जा सकती है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पशुओं से संबंधित जो विभिन्न संस्थान उनकी बात कर लेते हैं। कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान हरियाणा के हिसार में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा के हिसार में। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अंबिकानगर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान राजस्थान के बीकानेर में। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाख के बारे में। देखिए, भारत विश्व का 80% लाख उत्पन्न करता है। लाख, भारत विश्व का 80% लाख उत्पन्न करता है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झारखंड के रांची के नामकुम में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची नामकुम। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। शीर्ष लाख उत्पादित राज्य कौन से? नंबर 1 पे झारखंड है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब दुग्ध उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दुग्ध उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। देखिए, दुग्ध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफेद रंग जो है केशिन के कारण होता है। किस कारण से? केशिन के कारण होता है। घी अथवा दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और देसी घी की जो महक होती है वो डाई एसिटिल के कारण होती है। इसमें पाई जाने वाली मिठास लैक्टोज के कारण होती है। दुग्ध के श्रावण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दुग्ध के श्रावण के लिए, मतलब स्त्रावण के लिए जो निकलता है दुग्ध, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दुग्ध परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव जो होता है वो बेंजोएट अम्ल होता है। लाइपेज, एमाइलाज, लैक्टेज ये दुग्ध एंजाइम होते हैं। दूध जो होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। दूध में प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैसीन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। कैसीन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। आगे चलते हैं। देखिए, पॉस्चराइजेशन क्या होता है? एक निश्चित तापक्रम एवं समय तक दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है जिससे दूध के गुणों का ह्रास ना हो और दूध के जीवाणु नष्ट ना हो जाए। जीवाणु जो है नष्ट ना हो जाए।
ये पाश्चुराइजेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड तक रखा जाता है, फिर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। तो मतलब दूध के गुण ह्रास ना हो, खत्म ना हो, जो दूध के जीवाणु है वो नष्ट हो जाएं। आगे चलते हैं, पशुपालन डेयरी उत्पादन संबंधी जो आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। मतलब इसके उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं, देखिए दूध के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे। अंडे के उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, तमिलनाडु दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। मांस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है। ऊन में राजस्थान नंबर 1 पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे है। उर्वरक की बात कर लेते हैं। रासायनिक विधि से कारखानों में तैयार किए गए पदार्थ जो कि एक 2 या 3 पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा में मिलाया जाता है, उसे उर्वरक की संज्ञा दी जाती है और इन्हें कृत्रिम खाद भी कहते हैं। भारत विश्व में तीसरे नंबर का उर्वरक उत्पादक देश है। भारत विश्व में तीसरे नंबर का उर्वरक उत्पादक देश है। इसके बावजूद भारत उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर देश नहीं है। पोटाश के उर्वरकों के लिए भारत जो है पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। यहाँ पर हम लोग जो धान की फसल होती है उसके लिए जो एनपीके का अनुपात है, एनपीके का जो अनुपात है वो क्या है, वो है आपका 4:2:1। और वहीं दलहनी फसलों के लिए 1:2:2। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, नाइट्रोजन है, पी क्या है, फास्फोरस है, और के क्या है, पोटाश है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो धान वाले फसलों के लिए 4:1 है, धान्य फसलों के लिए 4:1 है, और दलहनी फसलों के लिए 1:2:2 है, 1:2:2। एनपीके पोषक तत्वों के पौधों में कार्य क्या, देखिए एन क्या करता है, नाइट्रोजन, ये वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है या उत्तरदायी होता है। जो फास्फोरस होता है, पी, ये जड़ों के विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल के पकने के लिए। और जो के पोटाश होता है, ये उच्च गुणवत्ता, पानी का उचित अवशोषण इत्यादि के लिए ये सहायक होते हैं। उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत में पौंडीचेरी प्रथम नंबर पर है। वहीं उर्वरकों की कुल खपत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। उर्वरकों की कुल खपत, देखिए प्रति हेक्टेयर खपत में पौंडीचेरी है, परंतु कुल खपत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। हरी खाद क्या होती है? हरी खाद का अंश उन पत्तीदार फसलों से है जिनकी वृद्धि तेजी से होती है, फिर उन्हें जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मृदा में यह फसलें सूक्ष्म जीवों द्वारा विचलित कर दी जाती हैं। तत्पश्चात यह मृदा में बिमल अथवा पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए सनई है, उड़द है, मूंग है, लोबिया है, सैंची, ढैंचा, ग्वार, याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, जिसको हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सनई, उड़द, मूंग, सनई, उड़द, मूंग, लोबिया, सैंची, ढैंचा, ग्वार। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लोबिया में होती है, फिर उसके बाद सनई है, सबसे अधिक लोबिया में, फिर सनई में पाई जाती है। आगे चलते हैं, अगला है जैव उर्वरक के बारे में बात करें। ये जीवित सूक्ष्म जीवों से समृद्ध होते हैं। बीज, मिट्टी या जीवित पौधों पर इनका छिड़काव किए जाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कवक मूल बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो मेजबान पौधों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद या सहजीवी संबंध बनाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मिट्टी में होती है। कुछ प्रमुख जैव उर्वरक के बारे में बात करें तो इसमें नीलहरित शैवाल, अजोला, एजियोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम इत्यादि हैं। नीलहरित शैवाल के बारे में बात करें तो यह साइनोबैक्टीरिया वाले पौधे होते हैं। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है या स्थिरीकरण करने के लिए, फिक्सेशन करने के लिए लाया जाता है। नीलहरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक विशिष्ट कोशिका हेट्रोसिस्टस द्वारा किया जाता है। अजोला के बारे में बात करें, इसका धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अजोला का धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ठंडे पानी में उगने वाला घास का एक पौधा है जो कि अत्यधिक उत्पादक जैव उर्वरक है। एजोस्पिरिलम के बारे में बात करें, इसका प्रयोग सूरजमुखी तथा बाजरा की फसलों में अत्यधिक किया जाता है। राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। यह दलहनी फसलों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जुलाई 2019 में केरल के कोझिकोड में स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च IISR के शोधकर्ताओं ने किसानों के लिए बायो कैप्सूल विकसित किया है। इस बायो कैप्सूल में ऐसे बग उपस्थित हैं
जो भविष्य में किसानों द्वारा खेत में बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भूमि सुधारक के बारे में बात करें, वह सभी पदार्थ जो जो भूमि में मौजूद पोषक तत्वों की कमी को दूर करके भूमि की दशा सुधार कर फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं, मृदा सुधारक कहलाते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे अम्लीय भूमि में चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्षारीय ऊसर मृदा में जो है जिप्सम या पायरेट का इस्तेमाल करते हैं। तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, अम्लीय मृदा में चूना पत्थर या बिना बुझा चूना इस्तेमाल करते हैं। क्षारीय ऊसर मृदा में जिप्सम या पायरेट का। तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए कैल्शियम सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। सीड्स या बीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अधिकांश बीज जो है 20 से 30 सेंटीग्रेड पर अंकुरित होते हैं। 20 से 30 सेंटीग्रेड पे बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम या ब्रोमाइड परीक्षण किया जाता है। गेहूं के बीजों में भंडारण हेतु नमी 10 से 12% होनी चाहिए। गोदाम में रखने से पूर्व बीज को 43 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिकतम तापमान पर सुखाना चाहिए। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। गोल्डन राइस के बारे में बात करें, यह ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है, जो हमारे शरीर में पहुंच करके विटामिन ए बनाता है। इस धान का विकास ज्यूरिक अर्थात स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक के साइंटिस्ट प्रोफेसर ईगो प्रोटिक्स और जर्मनी के डॉक्टर पीटर वेयर ने संयुक्त रूप से किया है। अब कृषि से संबंधित जो विविध तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। जीरो बजट खेती, ये क्या होती है? जीरो बजट खेती या शून्य बजट खेती के तरीकों का एक समूह है जिसमें कृषि के लिए शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। भारत में इस खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सुभाष पालेकर को है। सुभाष पालेकर। जीरो टिलेज प्रणाली क्या होती है? जीरो टिलेज प्रणाली कृषि की वह प्रणाली है जिसमें फसल को काटने के बाद उसके अवशेष को खेत में ही छोड़ दिया जाता है। इससे जहां उर्वरक की बचत होती है वहीं खेत को बार बार जोतने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, एमएसपी। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। 2 बार घोषणा होती है, एक आपकी रबी के मौसम में, एक दूसरी खरीफ के मौसम में। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के बारे में बात करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। इस आयोग द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात करें तो किसानों को जटिल बैंकिंग प्रणाली और निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए 1998-1999 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। इसको ध्यान रखिएगा। इकोमार्क क्या होता है? भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह की बात पर्यावरण वन मंत्रालय ने 1992 में ही इकोमार्क योजना प्रारंभ की। यह किसी ऐसे उत्पाद पर प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। मिट्टी का मटका इकोमार्क का जो है वो प्रतीक चिन्ह है। आगे बात करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड, यह संस्था कृषि उत्पादों के विपणन या मार्केटिंग से संबंधित है। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करें, देखिए, भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून आधारित कृषि है। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता वर्ष भर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की परियोजनाएं परिचालन में है। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि इसमें शामिल होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि शामिल होती है। और लघु सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाली परियोजना। जो बृहद सिंचाई परियोजना है वो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर तक की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 47.6% भाग भूमि जो है वो सिंचित भूमि की श्रेणी के अंतर्गत आती है। कितनी? 47.6%। और उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए,
राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश में कृषि उत्पादन में प्रादेशिक असंतुलन तथा कृषि के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इन क्षेत्रों को पुनः 73 उप क्षेत्रों उप प्रदेशों सब जोन्स में और 436 जनपदों में विभाजित किया है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ध्यान रखिएगा, 9 है। पूरे देश में 15 है और उत्तर प्रदेश में 9 है। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? वो है 20। तो ये तीनों आंकड़े याद रखिएगा, 15, 9, 20 वाले। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के बारे में बात करें। खाद्य एवं कृषि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? सबको रोटी मिले। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसी कारण प्रतिवर्ष 1980 से ही इस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। देखिए, देश का महिला सशक्तिकरण हेतु एकमात्र कृषि अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ पे है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। किसान सम्मान दिवस जो है ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सीलधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। यूपी सरकार ने फरवरी 2021 में लैंड होल्डिंग भूमि जोतों की पहचान के लिए 16 अंकों के यूनिकोड की घोषणा की। कब? फरवरी 2021 में। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान तेलंगाना के हैदराबाद में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सामान्यतः पूषा के नाम से जाना जाता है, यह सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था, ने अपने एक व्यवसायी मित्र हेनरी फिक्स की आर्थिक सहायता से पूषा बिहार में स्थापित किया, जो बाद में 1945 में इसको दिल्ली स्थापित कर दिया गया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ 18 जून 2001 को हुआ था। और ध्यान रखिएगा, आलू, अदरक, अरवी, हल्दी, जिमीकंद ये क्या है? तने हैं। आलू, अदरक, अरवी, हल्दी, जिमीकंद ये तने हैं। विभिन्न फसलों के जो प्रमुख रोग हैं उन रोगों को देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो देखिए, धान में कौन सा होता है? धान में ट्रुगो रोग, आभासी कण या फॉल्स स्मट कहते हैं, खेरा, पत्ती का भूरा धब्बा, छोंका इत्यादि। गेहूं में गेरुई या किट रोग, पीला किट, गेरुई या भूरा किट, गेरई या काला किट, किट मतलब रस्ट होता है। बाजरा में अर्गट कंड या स्मट। चना में उकठा रोग, जिसे इंग्लिश में बिल्ट कहते हैं। मटर और मसूर में भी उकठा रोग होता है, बुकनी रोग भी होता है मटर और मसूर में। अरहर में भी उकठा रोग होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। पर्ण अंगमारी या इसे शॉर्ट में एल ब्लाइट रोग कहते हैं। जड़ सड़न भी होता है। कपास में उकठा रोग, मूल गांठ रोग, जीवाणुज अंगमारी रोग होता है। गन्ना में उकठा, लाल सड़न, लाल धारी, कंठ इत्यादि रोग होते हैं। तंबाकू में कोड़, पर्णकुंचन, लीफ कर्ल, आर्द्रपतन इत्यादि होता है। आलू में कोढ़ या झुलसा रोग। तिल में फाइलोडी। केला में पनामा रोग, ध्यान रखिए पनामा रोग केला का है। सेब में स्कैब रोग। आम में बंची टॉप, ब्लैक टिप, स्पंची रोग इत्यादि होते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रमुख कृषि योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना 2023 की है। देखिए, यूपी पंचामृत योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 4 अगस्त 2023 को गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए की। इसमें गन्ना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण 5 प्रमुख विधाओं का समावेश है। कौन कौन सी? ट्रेंच, शह, ड्रिप सिंचाई। देखिए, ट्रेंच, शह, ड्रिप सिंचाई, पेड़ी प्रबंधन व ट्रेस मल्चिंग को बढ़ावा देने हेतु इन्हें शामिल करते हुए पंचामृत योजना का नाम दिया गया। इन विधाओं का समन्वित प्रयोग करने वाले किसानों को उत्तम किसान का प्रमाण पत्र एवं निःशुल्क उपज बढ़ोतरी का लाभ भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई थी। 10 सितंबर 2020 को। इसका लक्ष्य क्या है? 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना। 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1 लाख करोड़ रुपए तक करना। मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगनी करना। पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20 से 25% से घटा करके 10% करना। कृषि उड़ान योजना 2.0 इसे 2021 में लॉन्च किया गया। 2021 में इसका उद्देश्य, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की है। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के उद्देश्य अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय
मार्गों पर कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी ताकि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सके। कृषि उड़ान 2.0 पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों में खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करेगा। पर्शिएबल फूड प्रोडक्ट्स पर, जो ये मतलब जल्दी खराब होने वाले फूड प्रोडक्ट होते हैं, इसे देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा। इससे किसान, मालवाहकों एवं एयरलाइन कंपनियों को लाभ होने की संभावना है। पीएम कुसुम योजना कुसुम योजना के जरिए किसान अपने खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही अतिरिक्त बिजली बिजली बना करके ग्रिड को भेज सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डीजल इत्यादि से चलने वाले सिंचाई के पंप से किसानों को छुटकारा दिलाना है और इसके साथ ही सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर किसानों को सोलर पैनल दिए जाएंगे, जिससे वह ऊर्जा पैदा कर एक तरफ अपने खेतों की सिंचाई करेंगे और दूसरी तरफ अतिरिक्त बिजली को सरकार को बेच भी सकेंगे। यह योजना 2018-19 में प्रारंभ की गई थी। जो कुसुम योजना 2018-19 की है, लेकिन 2021 में इस योजना में कई परिवर्तन किए गए हैं। कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को प्लांट की कुल लागत का 30% राशि प्रदान करेगी और इसके साथ ही 30% राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी। इस प्रकार से 60% राशि उनको मिलेगी। इसके अलावा 30% राशि जो है कृषि उपभोक्ताओं को लोन के रूप में नाबार्ड या अन्य जो बैंकिंग संस्थान है इनके द्वारा फाइनेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। इतनी छूट के बाद मतलब 90% छूट मिल गई इनको, फिर जो 10% है वो उस राशि का भुगतान जो है वो किसानों को करना होगा। आगे चलते हैं। किसान सम्मान निधि फरवरी 2019 में, कब की है ये? फरवरी 2019 को पेश किए गए केंद्रीय अंतरिम बजट में देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले किसानों को 1 दिसंबर 2018 से सालाना एक निश्चित रकम यानी 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में देने का प्रावधान किया गया। यह भारत सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बात करते हैं। यह आय सहायता 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस योजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और इससे लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की जा रही है। 1 दिसंबर 2018 से। वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि मंत्री है कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर अब नहीं है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है अब ये नहीं है, क्योंकि ये जो है एमपी का इन्होंने चुनाव लड़ा था विधायकी का, तो वहां जीत चुके हैं। अब ये कार्यभार किसी और को दिया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? सूर्य प्रताप शाही हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब बागानी फसल उत्पादन को यहां पर देखेंगे। तो देखिए, कुल फलों में फल के कुल उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश तीसरे पे है। वहीं कुल फूलों में आपके फूल के कुल उत्पादन में जो है आपका तमिलनाडु नंबर 1 पे, कर्नाटक दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। जो अन्य चीजों के आंकड़े हैं इनको आप यहां पर जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं या पॉज करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहां पे भी है। देखिए, थोड़ा सा चाय और कॉफी का याद रखिएगा। चाय के उत्पादन में नंबर 1 पे असम है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। कॉफी में कर्नाटक नंबर 1 पे, केरल दूसरे पे है। सब्जियों मसाले उत्पादन में देख लेते हैं। तो कुल सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। और कुल मसाले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे है। जबकि अन्य के मामले में आप फिर वही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप जो है इसको याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उत्पादन संबंधी जो आंकड़े उनको देख लेते हैं। देखिए, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है, तेलंगाना तीसरे पे है। ऊन में राजस्थान नंबर 1 पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे पे है, गुजरात तीसरे पे है। इसकी बात हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं। मांस में महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने मांस के उत्पादन में जो है आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है, दूध में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आंकड़े थोड़े से गड़बड़ है। इन आंकड़ों को यहाँ पर छोड़ दीजिए आप। रेशम उत्पादन का भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर कृषिगत वैश्विक उत्पादन की यदि बात करें, यहाँ पर देखिए, जैसे धान में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे, बांग्लादेश तीसरे पे है। गेहूं में चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे है, रशिया तीसरे पे है।
मक्का के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन दूसरे पे है, ब्राजील तीसरे पे है। जौ में रूस 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे है। ज्वार में अमेरिका नंबर 1 पे, नाइजीरिया दूसरे पे है, भारत तीसरे पे। दलहन में आप देखें तो भारत नंबर 1 पर है, पोलैंड दूसरे पे है, फ्रांस तीसरे पे है। सोयाबीन में आपका ब्राजील नंबर 1 पर है, अमेरिका दूसरे पे है, अर्जेंटीना तीसरे पे है। सूरजमुखी में यूक्रेन नंबर 1 पे, रूस दूसरे पे है, अर्जेंटीना तीसरे पे है। कपास में आपका चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे, अमेरिका तीसरे पे। जूट में भारत नंबर 1 पर है, बांग्लादेश दूसरे पे, उज्बेकिस्तान तीसरे पे। चाय में भारत नंबर 1 सॉरी चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे, केन्या तीसरे पे है। कॉफ़ी ग्रीन कॉफ़ी में आपका ब्राज़ील नंबर 1 पर है, वियतनाम दूसरे पे, इंडोनेशिया तीसरे पे है। कोकोआ बीन्स इसमें नंबर 1 पे कोटे डी आइवरी है, दूसरे पे घाना है, तीसरे पे इंडोनेशिया है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पे, भारत दूसरे पे, चीन तीसरे पे है। तम्बाकू में चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे, ब्राज़ील तीसरे पे है। प्राकृतिक रबर में देखें तो थाईलैंड नंबर 1 पर है, इंडोनेशिया दूसरे पे है, वियतनाम तीसरे पे है। नारियल में इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, फिलीपींस दूसरे पे, तीसरे पे भारत है। कुल मसाले में भारत नंबर 1 पर है, इथोपिया दूसरे पे, तुर्की तीसरे पे है। रेपसीड में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे भारत है। मूंगफली में चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे है, नाइजीरिया तीसरे पे है। काजू के उत्पादन में देखें तो कोटे डी आइवरी नंबर 1 पर है, भारत दूसरे पे, वियतनाम तीसरे पे। बादाम में अमेरिका नंबर 1 पे, स्पेन दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे। अखरोट छोड़ दीजिए। कुल फलों में चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे है, ब्राजील तीसरे में। कुल सब्जी में चीन नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे है, ब्राजील अमेरिका तीसरे पे है। तो देखिए सब्जी के उत्पादन में भी भारत दूसरे पे है और फलों के उत्पादन में भी भारत दूसरे पे है, और दोनों में नंबर 1 पे चीन है। आम के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे है, इंडोनेशिया तीसरे पे। केले में भी भारत नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे, इंडोनेशिया तीसरे पे। अमरूद में भी भारत नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे, इंडोनेशिया तीसरे पे है। पपीता में भारत नंबर 1 पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अन्य है इनके नामों को आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे नींबू में भारत नंबर 1 पर है, प्याज सूखी प्याज में भारत नंबर 1 पर है। यहाँ पर देखें अदरक में भारत नंबर 1 पर है, भिंडी में भी भारत जो है नंबर 1 पर है। कुल दूध के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पर है। वहीं ध्यान दीजिएगा कुल दूध का देख लेते हैं थोड़ा सा। दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे पे, चीन तीसरे पे। वहीं यदि गाय के दूध की बात करेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पर, भारत दूसरे पे है, चीन तीसरे पे। और वहीं भैंस के दूध की बात करेंगे तो भारत 1 पर है, नंबर 1 पर, पाकिस्तान दूसरे पे है और चीन तीसरे पे है। ठीक है, तो ये आंकड़े याद रखिएगा कि कुल दूध पूछ रहा है या गाय का दूध या भैंस का दूध। ऊन में चीन नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है, न्यूजीलैंड तीसरे पे है। शहद में याद रखें तो चीन नंबर 1 पर है, तुर्की दूसरे पे है, ईरान तीसरे पे है। सेब में नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे तुर्की, तीसरे पे अमेरिका है। संतरा में ब्राजील नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे है, चीन तीसरे पे। अंगूर में चीन नंबर 1 पर, इटली दूसरे पे, स्पेन तीसरे पे। केसर में ईरान नंबर 1 पे है, भारत दूसरे पे, स्पेन तीसरे पे। केसर में याद रखिएगा। भारत उत्पादन में प्रथम किस्म है दाल में, मसाले में जूट, दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी, प्याज एवं अदरक के उत्पादन में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कृषि से संबंधित जो भी चीजें महत्वपूर्ण थी जिनसे प्रश्न बन सकते हैं उन सभी चीजों को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।